चैप्टर में अबाउट न्यूक्लियस हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस चैप्टर में है क्या। तो रेडियो एक्टिव के बारे में हम समझेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपके नेचर में जो खोजे जा चुके तत्व हैं रेडियो एक्टिव वाले, वो कितने हैं टोटल? 1500 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नोन। इतने एलिमेंट के बारे में और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जितना पता है वो कितने हैं? 1500 है। जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो कितने रेडियो एक्टिव सबस्टांस खोजे जा चुके हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो 1500। बट इसमें से 260 कितने? 260 ऐसे हैं जो क्या है? स्टेबल है। 260 क्या है? स्टेबल है। बाकी 260 इसमें से निकाल दीजिए, बचे कितने? 1240 अनस्टेबल। 1240 ऐसे हैं जो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त ही नहीं किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम कहेंगे जो अनस्टेबल एलिमेंट है 1240 अनस्टेबल एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव वाले, वो क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। तो वो स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए अपने अंदर स्टेबल होने के लिए वो एक प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस में वो अल्फा बीटा और गामा क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। मतलब जो चीजें अनस्टेबल होती हैं वो क्या होना चाहती हैं? स्टेबल होना चाहती हैं। और स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ तो मेहनत करेंगे। तो दुनिया में प्रत्येक ऐसे एलिमेंट ले लो, चाहे जितने भी फिजिकल जगत में आप भौतिक जगत में जितने लोग प्राणी हैं उनको ले लो, तो सब लोग क्या होना चाहते हैं? सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं। एक छोटे से पार्टिकल से लेके एक बड़े से मैटर तक लेकर के हम अगर बात करें तो सब लोग अपने आपस में क्या होना चाहते हैं? स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल। उसी तरह से यहाँ पे जो 1240 एलिमेंट है, हालांकि और भी एलिमेंट हो सकते हैं फ्यूचर में, कि रेडियो एक्टिव भी हमारे पास 1500 ही है, लेकिन इससे ज्यादा का भी खोजा जा सकता है आने वाले समय में। तो लेकिन अभी जितना हमारे पास ज्ञात तत्व है 1240 एलिमेंट जो अनस्टेबल है, वो होना चाहते हैं स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए वो अपने अंदर से क्या रिलीज करते हैं? तो अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा रिलीज करते हैं। अल्फा के साथ भी गामा रिलीज हो सकता है और बीटा के साथ भी क्या हो सकता है? गामा साथ में रिलीज हो सकता है। तो अल्फा बीटा और गामा रिलीज करते हैं क्या प्राप्त करने के लिए? स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा का डीके करते हैं। डीके का मतलब यहाँ क्षय से मतलब है। डीके को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षय। क्षय का मतलब दिन का दिन दुबरात जाता है ना, वही होता है डीके। नहीं समझे क्या? दिन का दिन दुबरात जाना, उसे क्या बोलते हैं? दुबराना मतलब घटना, मतलब खत्म होना, मतलब बर्बाद होना। तो यहाँ हो गया डीके। डीके मतलब क्षय हो गया। समझ गया क्या? ठीक है, तो रिलीज करते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज नेचुरल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? तो ये नेचुरल प्रोसेस है, टोटली नेचुरल प्रोसेस पे बेस्ड है ये, क्योंकि ये अपने आप होता है, इसे कोई करवाता नहीं है। ये अपने आप अंदर से अल्फा बीटा गामा हमेशा क्या करता रहता है? रिलीज करता रहता है। इसको खोजने वाला जो साइंटिस्ट था वो मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी। हालांकि इसको सबसे पहले बताने वाला हेनरी बैकुरेल है। कौन है? हेनरी बैकुरेल। ठीक है, तो ये जो मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में इन्होंने खोजा था। तो जैसे जो तत्व के ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस इतना खतरनाक होता है कि अपने अंदर से हमेशा अल्फा बीटा गामा डीके करता रहता है, निकालता रहता है स्टेबल होने के लिए। और रेडियो एक्टिव जो तत्व जो रेडिएशन निकालते हैं वो बड़े ही घातक और बड़े ही खतरनाक होते हैं। इसलिए इसको खोजने वाला जो साइंटिस्ट मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी, उनके हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने जिस लैब में खोजा था आज भी उस लैब को ना क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया गया है। आइसोलेट का मतलब उसे बाहर की दुनिया से उसे पैक करके रख दिया गया है, कोई वहां पे जा ना पाए, क्योंकि वहां पे उन्होंने जो खोजा था रेडियो एक्टिव सबस्टांस, वहां से भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकल रहे थे। और अल्फा बीटा गामा रेडिएशन अगर किसी को लग जाएगा तो वहां जगह पे पैरालाइज हो जाएगा, बॉडी खराब हो जाएगी उस जगह पे। समझ रहे हो नहीं? इसलिए उन्होंने जो खोजा था ना, उनके कपड़े से लेके उनके जितने भी चीज थी, सारी चीजें उनको ना आइसोलेट करके रख दिया गया है। क्वारंटीन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वारंटीन। कोरोना टाइम में आपने इन शब्दों को सुना ही होगा, क्वारंटीन करना, आइसोलेट करना। ठीक है ना, मतलब एक जगह पे पैक करके रख देना ही क्या बोला जाता है? आइसोलेट करके रख दिया, ताकि वहां पे और भी बंदे ना पहुंच पाए, वरना उसकी वजह से और भी चीजें घट सकती हैं और लग सकती हैं, उसके रेडिएशन और लोगों को लग सकता है। इसलिए उनके आज भी चीजें पैक करके रखी गई हैं। और उनकी मृत्यु भी रेडियो एक्टिव तत्व खोजते खोजते ही हुई थी। वो जो मरे थे ना रेडियो पीरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, तो वो रेडियो एक्टिव से जो निकलने वाले अल्फा बीटा गामा रेस थे ना, उन्हीं की वजह से वो मर गए थे।
समझ लो, इतने खतरनाक रेज होते ये, ठीक है। अल्फा बीटा डीके डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा गामा जो निकल रहे होते हैं तो न्यूक्लियस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, उनके सांद्रता पे डिपेंड करते हैं, उनके गाढ़ापन पे डिपेंड करते हैं कि कितना न्यूक्लियस गाढ़ा है, कितना डेंसिटी वाला है। उससे डिपेंड करता है कि अल्फा बीटा गामा कितना ज्यादा निकलेगा। अगर गाढ़ापन ज्यादा है न्यूक्लियस का तो वहां से अल्फा बीटा गामा ज्यादा निकलेंगे, और गाढ़ापन कम है तो वहां से अल्फा बीटा गामा कम निकलेंगे। अच्छा, हम अब यहाँ स्टेबिलिटी बेल्ट को देखना चाहेंगे कि जो तत्व होते हैं वो अपने अंदर से क्यों अल्फा बीटा गामा रिलीज करते हैं स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। तो हम देखेंगे किस तरह से कोई अनस्टेबल तत्व जो हम बोल रहे हैं, अनस्टेबल एलिमेंट बोले तो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, वो किस तरह से अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इस चीज को हम स्टेबिलिटी बेल्ट पे समझना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसे आप नोट करेंगे, मैं स्टेबिलिटी बेल्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो स्टेबिलिटी बेल्ट के बारे में देखेंगे और क्यों ऐसा क्या होता है, किस कारण की वजह से जो अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं वो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा डीके करते हैं, क्यों निकालते हैं, इस बात को हम इस ग्राफ में समझेंगे। देखिए, ये वाली जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हमने बनाया है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन, और ये वाला जो होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होता है हमारा जेड, जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तत्व स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, मतलब अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने अंदर से क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा डीके करते हैं, क्षय करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि इनके एन बाई जेड का रेशियो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, प्रोटॉन बोले तो जेड, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और ये परमाणु क्रमांक जो है हमारा एन बाई जेड का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है, एन बाई जेड का रेशियो हमारा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और कट के हमेशा एक मिलना चाहिए। मतलब इस स्टेबल वाली लाइन पे आना होगा, इसको इस बीच वाली लाइन पे। आपने मैथमेटिक्स में इतना तो जानते हैं ना कि ओरिजिन से जाने वाली लाइन एक्स और वाई एक्सिस के समान रेशियो पे दिखाती है, एक्स बराबर वाई होती है। तो यहाँ से जो ओरिजिन से गई है लाइन, ये एन बराबर जेड की लाइन है। अगर एन बराबर जेड हो जाए तो एन बाई जेड हमेशा क्या देगा, एक देगा। तो तत्व होना चाहता है, देखो स्टेबल, तत्व क्या होना चाहता है, स्टेबल। तो प्रत्येक तत्व जो अनस्टेबल है वो स्टेबल होने के लिए अपने एन बाई जेड वाले रेशियो को क्या करना चाहता है, ये स्टेबल। तो अगर ये नीचे साइड में है, अगर कुछ एलिमेंट, ये देखो मैंने यहाँ से जो बनाया ये वाला, ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, ये वो बेल्ट है जिसमें आने के बाद में प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो वो अपने अंदर से रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा डीके करना बंद कर देगा। तो स्टेबल होने के लिए यह कंडीशन है कि एन बाई जेड का रेशियो क्या होना चाहिए, एक मिलना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि अगर कुछ तत्व स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे है, वो तत्व स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे होने की वजह से इसका क्या ज्यादा है, तो हम कहेंगे इसका जेड ज्यादा है। तो अगर नीचे का जेड ज्यादा है तो एन को मैं क्या कर दूं कि कट के एक आ जाए, तो मुझे भाई जेड एन के मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जेड ज्यादा है, परमाणु क्रमांक ज्यादा है। तो मुझे एन न्यूक्लियॉन को बढ़ाना होगा, और जेड को क्या, जेड तो जो है वही रहेगा, लेकिन मैं इसको अगर बड़ा कर दूं तो ये लगभग दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो एन बाई जेड का रेशियो क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। तो वो जो एलिमेंट होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, स्टेबिलिटी बेल्ट पे पहुंच जाएगा। और जब एलिमेंट स्टेबिलिटी बेल्ट पे पहुंच जाएगा तो अपने अंदर से डीके करना बंद कर देगा। अब अगर कुछ तत्व इस बेल्ट के ऊपर होंगे, कुछ तत्व ऐसे भी होंगे जो कहाँ होंगे, इस बेल्ट के ऊपर होंगे। तो ये बेल्ट के ऊपर है तत्व, तो इसको भी कुछ ऐसा करना होगा ताकि ये कहाँ आ जाए, स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाए, मतलब एन बाई जेड का रेशियो क्या मिल जाए, एक मिल जाए। तो अगर इस समय अगर ये ऊपर शिफ्ट है तो इसका एन ज्यादा है, अगर एन ज्यादा है तो एन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। एन को कम करेंगे तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जेड की तरफ। मतलब एन कम करेंगे तो एन कम कर देंगे तो जेड के बराबर हो जाएगा लगभग, और जब एन जेड के बराबर हो जाएगा लगभग तो फिर से मिल जाएगा एक, और जैसे एक मिला तो फिर से वो कहाँ आ जाएगा, वो एलिमेंट स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाएगा। अब जब एलिमेंट स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाएगा तो कंफर्म है कि अब वो अपने अंदर से डीके करना बंद कर देगा।
तो देखो वही है कि अल्फा बीटा गामा डीके करते हैं, बीटा डीके करेगा, गामा अल्फा बीटा गामा डीके करेंगे, यहाँ ऊपर रहेगा चाहे नीचे रहेगा, दोनों तरीकों में डीके तो होगा। तो अब यहाँ पे हम करेंगे n बाई जेड के रेशियो को 1। तो हमने यहाँ बताया आपको कि n बाई जेड का रेशियो अगर स्टेबल, ठीक है ना, n बाई जेड का रेशियो क्या है 1 है, तो वो तत्व तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाएगा, और स्टेबिलिटी बेल्ट पे आने की वजह से अपने अंदर से डीके करना बंद कर देगा। ऐसे में मैं एग्जांपल इसका ले सकता हूँ, जैसे हीलियम हमारे पास है, क्या है हमारे पास हीलियम है। तो हीलियम में एक बात है, आप अच्छा देखना, देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 2, बोलो ना, अरे बताओ ना, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है एटॉमिक मास नंबर बराबर, बताओ जेड प्लस पी, बोलो जेड प्लस नहीं, प्रोटॉन नहीं, जेड प्लस एन, बोलो जेड प्लस एन। तो बताओ यहाँ पे प्रमाण, ये कहने का मतलब ये जो 4 है तो क्या ये एटॉमिक नंबर के बराबर है, देखो 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, अरे 4 है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है कि नहीं 4 में, देखो ये 2 दूना 4 है कि नहीं, मतलब इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर है, ये n बाई जेड बराबर है, तो भाई है तो देखो ना, मैंने कहा ना, ये मैंने यहाँ जहाँ जेड लिखा है ना वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं पी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पी लिख सकता हूँ, जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ पी, जेड बराबर पी होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक की क्या होती है बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बाई जेड क्या मिलना चाहिए, हमेशा 1 मिलना चाहिए। तो ये अगर मैंने कहा हीलियम के लिए, तो देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो 2/2 क्या देगा 1 देगा, इसका मतलब ये अपने अंदर से हीलियम स्टेबल है, अपने अंदर से क्या नहीं निकालेगा, अपने अंदर से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा डी का डीके नहीं करेगा। कार्बन में देखो 6 दूना 12 है, मतलब ये भी वही है कि प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन क्या है 6 होंगे, और जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा स्टेबल, और अपने अंदर से क्या नहीं करेगा डीके नहीं करेगा। ऐसे देखो ये भी है 7 दूना 14, जेड 7 है और प्रोटॉन भी क्या होगा 7 ही होगा, तो ये भी अपने अंदर से डीके नहीं करेगा। ऐसे लगभग सोडियम भी है और मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है, इनके n बाई जेड क्या है हमेशा इक्वल है, जिसे ये कटने के बाद में क्या देंगे 1 देंगे, और जब 1 दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है स्टेबल है। तो ये वाले तत्व तो अपने अंदर से रेडियो एक्टिव नहीं निकालते लेकिन कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल हो जाएंगे, जब उनका वैल्यू कितना हो जाए n बाई जेड का या n बाई पी का रेशियो 1 से क्या हो जाए, ठीक है ना, 1.6 से कम या 1.6 के बराबर, 1 के बराबर या n बाई जेड का रेशियो 1 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए। तो बड़ा और छोटा होने पे ही तो वो अनस्टेबल होते हैं, और जो अनस्टेबल होंगे तो अपने अंदर से डीके करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। और ऐसे में तो आपको दिखाई दे रहा है आयरन और ये आर्गन, इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, एन की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, 1 नहीं आएगा एन की वैल्यू, इसलिए ये अपने अंदर से क्या निकालेंगे अल्फा बीटा गामा डीके करेंगे, और अपने आप को क्या ये कहाँ आना चाहेंगे, ये स्टेबिलिटी बेल्ट पे आना चाहेंगे, और ये स्टेबल होना चाहेंगे, क्लियर है। इसीलिए सभी तत्व तो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से क्या निकालते हैं अल्फा बीटा गामा डीके निकालते हैं, ठीक है। और देखो जब भी जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 गुना ज्यादा होता है, लगभग कितने गुना ज्यादा होता है 100 गुना। वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने में ही ज्यादा फोर्स है, सबसे तगड़ा फोर्स क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कोलंबियन फोर्स सबसे तगड़ा। लेकिन उससे भी तगड़ा अगर बात करें कि उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है, तो न्यूक्लियस फोर्स है। क्या है न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वो बहुत तगड़ा होता है, उस किससे कितना ज्यादा 100 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है, और सभी फोर्स को ये ना चारों तरफ से न्यूट्रल करना चाहता है, इक्वल करना चाहता है। जैसे जितना बल इधर लगा है 100 न्यूटन का अगर आगे लगा है, तो 100 न्यूटन पीछे लगा के बॉडी को क्या कर दो स्टेबल कर दो। बात को समझना होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में भाई न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने कहा भाई प्रोटॉन को भाई धक्का मारेगा,
तो जितने बल से इधर धक्का मारा उतने बल से ये इसको धक्का मार दे। फिर बाद में न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन एक दूसरे को धक्का मारेगा, बाद में न्यूट्रॉन प्रोटॉन को धक्का मारेगा, फिर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को धक्का मारा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को धक्का मारा, मतलब ऑल ओवर कुल मिला के ये ऐसा होना चाहिए कि इसका नेट जो बल निकल के आए, नेट फोर्स, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब कहने का मतलब वही N/P का रेशियो क्या हो जाए, 0 हो जाए। जितना फोर्स न्यूट्रॉन का लगा हो उतना फोर्स प्रोटॉन का लग जाए। और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो वो जो अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए वो एक दूसरे को बहुत तगड़ा कोलम्बियन फोर्स लगाते हैं। कोलम्बियन फोर्स एक दूसरे को लगाते हैं, लेकिन उससे भी तगड़ा न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स अपने अंदर, अपने जो बाहर तो भाग रहे होंगे उनको क्या करता है, पकड़ के स्टेबल करता है। और स्टेबल जब वो कर देगा तो अपने अंदर से वो डीके करना बंद कर देगा। मतलब कुल मिला के N/Z करना होगा। क्या करना होगा, N/Z करना होगा। और जब हमें N/Z हमें नहीं करना होगा, न्यूक्लियस करता है एक्चुअली में, ठीक है ना, समझ रहे नहीं। तो न्यूक्लियस जब वो N/Z कर देगा तो अपने अंदर से डीके करना बंद कर देगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर ये फिनोमिना होता है कि वो कोलम्बियन फोर्स लगता है, और कोलम्बियन फोर्स से भी तगड़ा कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियस फोर्स है। और न्यूक्लियस फोर्स कोलम्बियन फोर्स को स्टेबल करता है, और जितना फोर्स बाहर तरफ लग रहा होगा उतना कहाँ लगा देता है, अंदर तरफ। और एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, अपने अंदर से क्या निकालना बंद कर देगा, रेडियो एक्टिव निकालना बंद कर देगा। ठीक है, आई होप कि ये स्टेबिलिटी बहुत अच्छे समझ में आएगी, स्टेबिलिटी बेल्ट। अल्फा डीके, अल्फा डीके, तो अल्फा डीके का मतलब होता है हीलियम पार्टिकल। अल्फा का मतलब हीलियम पार्टिकल, अल्फा का मतलब होता है डायरेक्टली हीलियम पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल मतलब, हीलियम का मतलब होता है भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 2, और एटॉमिक मास नंबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हीलियम पार्टिकल न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस। कौन सा, हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई ही अल्फा पार्टिकल कहलाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानेंगे, अल्फा डीके में होता क्या है। तो इसका मास नंबर 4 Me और चार्ज नंबर 2 इलेक्ट्रॉन हमने देख ही लिया। और जब अल्फा डीके किसी एलिमेंट से होगा, अल्फा जब पार्टिकल अल्फा क्षय होगा किसी तत्व से, किसी एलिमेंट से, जब अल्फा डीके होता है तो वहां पे क्या होता है, तो देख लेते। माना कि हमारे पास एक एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर A और एटॉमिक मास नंबर कितना है A, और एटॉमिक नंबर कितना है Z है। शुरुआत में जो हमारा पेरेंट्स न्यूक्लियाई था, पेरेंट्स न्यूक्लियाई ये है। अब इसमें मैंने कहा अल्फा डीके क्षय कर दो, डीके कर दो, अल्फा डीके कर दो। डीके का मतलब होता है क्षय करना, बर्बाद करना। तो अल्फा निकाल दो इसमें से। अगर हमने अल्फा निकाल दिया तो अल्फा निकालने का मतलब होता है आपने हीलियम निकाल दिया। अल्फा निकाल दिया मतलब हीलियम न्यूक्लियाई निकाल दिया इसमें से। चलो हीलियम की न्यूक्लियाई जब इसमें से आप निकालेंगे, तो मैंने कहा भाई जब आप ये पहले ए था, अब उसमें से आपने 4 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर निकाल दिया, और 2 आपने एटॉमिक नंबर निकाल दिया इस तत्व में से। तो जो एक नया तत्व बनेगा वो कोई नया अलग वाला तत्व होगा, एक नया एलिमेंट बन के आएगा, एक न्यू एलिमेंट बन के आएगा अल्फा डीके के बाद। तो इसकी में से मैंने 4 की कमी कर दिया, और इसके में से मैंने 2 की कमी कर दिया। तो जब ये कमी हो गया तो इसकी वजह से एक नया एलिमेंट बनेगा। उस नए एलिमेंट को हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई या डॉटर न्यूक्लियस। तो पेरेंट्स न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल डीके करने के बाद में जो डॉटर न्यूक्लियाई बचता है, उसके एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है। मैंने यहाँ वो चीजें मेंशन कर दिया है। व्हेन अल्फा पार्टिकल डीके इन एलिमेंट, देन द डॉटर न्यूक्लियाई एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे। देखो जैसे हमारे पास यूरेनियम रेडियोएक्टिव, यूरेनियम क्या है, अनस्टेबल है। यूरेनियम क्या है, अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल है तो अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा। और जब एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा डीके करता है, क्षय करता है। तो अगर ये इसने अल्फा डीके किया होगा, अगर इसने अल्फा डीके करेगा, कहने का मतलब ये हीलियम पार्टिकल डीके करेगा, अल्फा पार्टिकल अपने में से निकालेगा। अगर ये अल्फा पार्टिकल निकाला तो इसके परमाणु क्रमांक में कितने की, परमाणु द्रव्यमान में कितने की कमी, एटॉमिक मास नंबर में डिक्रीजेस बाई 4। तो एटॉमिक मास नंबर डिक्रीजेस बाई 4, तो ये बन गया 234, 238 से, और 92 था तो ये कट के कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो जो ये एलिमेंट बचा है, जो डॉटर न्यूक्लियाई बचा है, वो यूरेनियम से किसमें बदल गया, थोरियम।
यूरेनियम से किस में बदल गया, थोरियम में बदल गया, ठीक है ना। अगर इसका n बाई पी रेशियो इसका भी कम हुआ तो ये अपने में से फिर से अल्फा डीके करेगा, और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक कि n बाई पी का रेशियो 1 ना हो जाए। क्या ना हो जाए, 1। जब n बाई पी या n बाई जेड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जब बराबर हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी बेल्ट पे आ जाता है और अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा डीके बंद कर देता है। तो ये जब तब तक करता रहेगा डीके अल्फा जब तक कि इसका क्या ना हो जाए, n बाई पी का रेशियो स्टेबल ना हो जाए, मतलब 1 ना हो जाए। क्लियर है, n बराबर जेड ना हो जाए, तब तक ये अपने अंदर से डीके करता रहेगा। तो अभी हमें ये बात पता चला कि अल्फा डीके के बाद में जो डॉटर न्यूक्लियाई हमारा बचता है उसमें एटॉमिक मास नंबर में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है। कुछ नोट पॉइंट हमने यहाँ लिखा है, अल्फा डीके अल्फा डीके में अल्फा डीके जब होता है तो वहाँ n बाई पी का रेशियो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या होता है, अल्फा डीके के टाइम पर n बाई पी का रेशियो कम हो जाता है और वो कहाँ शिफ्ट होना चाहता है, स्टेबिलिटी बेल्ट पे शिफ्ट होना चाहता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अल्फा डीके के टाइम पे n बाई रेशियो कम हो जाता है, n बाई पी। अल्फा डीके जब होता है तो बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, बहुत ट्रिमेंडस एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी मास डिफेक्ट के कारण आता है। मास में हुई कमी मतलब यहाँ मास बदल रहा है, मास पहले से कम हो जाएगा। आपने ऐसे ही मैकेनिक्स में पढ़ा होगा फिजिक्स की दुनिया में कि आपने देखा मास नेवर चेंज। जो मास होती है मतलब किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, समझ गए। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब मास यहाँ से यहाँ गया तो अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स जो फिजिक्स है उससे बिल्कुल क्या है, उलट पुलट है, डिफरेंट है, समझ गए। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ एनर्जी मास डिफेक्ट के कारण बनती है। किसके कारण बनती है, मास डिफेक्ट। मास में हुई कमी एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है, उसे ही बोलते हैं मास डिफेक्ट। हालांकि इसको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे हम मास डिफेक्ट के बारे में, बट यहाँ जान लीजिए कि जो एनर्जी रिलीज होती है उसका सीधा डायरेक्टली कारण क्या है, तो मास डिफेक्ट है इसका, ठीक है। तो अल्फा डीके जब निकलता है तो उसके साथ ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी निकलने का कारण जो होता है, द रीजन ऑफ एनर्जी रिलीजेस, वो क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है। क्या होता है, द रीजन ऑफ एनर्जी रिलीजेस टू द बाय द मास डिफेक्ट। किसके कारण होता है, मास डिफेक्ट के कारण। तो डेल्टा एम जो मास डिफेक्ट होता है, मास में जो कमी आती है, पहले मास mx रहा होगा, बाद में मास में कमी आ गई हीलियम पार्टिकल की और जो डॉटर न्यूक्लियाई बना। डॉटर न्यूक्लियाई को हम वाई मान रहे थे, बताओ यार। डॉटर न्यूक्लियाई हमारा क्या था, वाई था। तो पहले अगर मास x था, mx वाले का था, मैंने लिखा था ऐसे, x से क्या निकल रहा था, अल्फा निकल रहा था, मतलब हीलियम निकल रहा था। मतलब क्या निकल रहा था, हीलियम। तो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई क्या बचा था, Z-2 और A-4। तो हमने कहा मास में इतनी की क्या आ गई, कमी आ गई। तो हमने कहा मास mx में से हमने हीलियम पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लियाई क्या कर दिया, घटा दिया, जोड़ के क्या कर दिया, घटा दिया। तो जो पहले का मास था, मास में कमी आ गई, मतलब मास में डिफेक्ट हो गया। और ये मास में जो डिफेक्ट हुआ है यही रीजन है एनर्जी रिलीज करने का, समझ गए। इसलिए परमाणु बम जहां कहीं भी गिराया जाता है तो वहां पे अल्फा बीटा गामा हमेशा डीके करता रहता है और एनर्जी खतरनाक वाली निकलती रहती है, वो यही एनर्जी है। अब वहां पे एनर्जी जो आती है तो एनर्जी का फार्मूला होता है E = m/c²। एनर्जी मास का एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन क्या है, तो आइंस्टाइन का इक्वेशन E = m/c²। ये मास डिफेक्ट की वैल्यू पूरा उठा के रख दो और इंटू c²। इस फार्मूला से हम वो एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे जो एनर्जी मास डिफेक्ट के टाइम पे रिलीज हुई है। ओके, तो इस फार्मूले से अगर क्वेश्चन में थोड़ी निकालने में कठिनाई होगी, एक ट्रिक है, इस फार्मूले से अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो आपके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मास डिफेक्ट हीलियम पार्टिकल वाई डॉटर न्यूक्लियाई और गुणे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस फार्मूले से आप जल्दी से मास डिफेक्ट के साथ में उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। हेलो, देखो बीटा डीके, ठीक है। तो अल्फा डीके आपने देख लिया था कि अल्फा डीके में क्या हुआ था। बीटा डीके में देखेंगे, बीटा डीके में दो तरह का बीटा डीके होता है, एक बीटा नेगेटिव डीके और एक बीटा पॉजिटिव डीके।
तो बीटा डीके में दो तरह के डीके होते हैं, बीटा निगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके। डीके का मतलब क्षय से मतलब है, डीके का मतलब क्षय, समझ रहे हो ना? डीके का मतलब क्षय हो रहा है, जो कमी हो रही है उसे डीके बोलते हैं। तो बीटा डीके में बीटा निगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके होगा। बीटा निगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है और बीटा पॉजिटिव डीके में इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। जब ऐसे लिखा हो E-1 और ये 0, ठीक है ना, मतलब एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाए 0 और एटॉमिक नंबर कितना हो जाए -1, इस तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ लिखा रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और इसे क्या बोलेंगे? जब प्लस रहेगा तो इसे प्लस वाले को पॉजिट्रॉन। मतलब बीटा पॉजिटिव डीके में पॉजिट्रॉन और बीटा निगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन निकलता है। बीटा निगेटिव डीके, देखो मैंने कहा बीटा निगेटिव डीके को किस तरह से बोलेंगे, मतलब ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल निकल रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मतलब इस चीज को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, ऐसे लिखे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहां हम क्या लिख दें? बीटा लिख दें, तो बात वही होती है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे हमारे पास x एलिमेंट है और ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर और ये हो गया एटॉमिक मास नंबर। अब यहाँ से हमने क्या निकाल दिया? बीटा डीके करा रहा हूँ। तो बीटा डीके में मान लो बीटा निगेटिव डीके होगा। तो निगेटिव डीके का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। क्या बनेगा? ये पेरेंट्स न्यूक्लियाई था, तो ये हमारा क्या बनेगा? डॉटर न्यूक्लियाई। तो डॉटर न्यूक्लियाई में जो जेड होता है, अभी अल्फा डीके में आपने देखा था जेड में 2 की कमी हो गई थी, लेकिन यहाँ जेड में क्या हो जाएगा? यहाँ जेड में क्या हो जाएगा? यहाँ जेड में बढ़ोतरी हो जाएगी। जेड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसमें एक क्या हो गया? बढ़ गया। और प्लस ये हमारा हो गया, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है बीटा निगेटिव निकलते समय एंटाई न्यूट्रिनो भी निकलता है। बीटा निगेटिव डीके होते समय एंटाई न्यूट्रिनो भी साथ में निकलता है, ठीक है। तो आप ये बात दिमाग में रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब बीटा डीके होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस समय हमारा एंटाई न्यूट्रिनो भी साथ में निकलता है। क्या निकलता है? एंटाई न्यूट्रिनो। इसका नाम है एंटाई न्यूट्रिनो। एंटाई न्यूट्रिनो को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे वी बनाओ, ऐसे बार लगाओ, इसको क्या बोला जाता है? एंटाई न्यूट्रिनो। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके। और यहाँ पे मास का क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। पूरे प्रक्रिया में एंटाई न्यूट्रिनो का मास क्या मान लेंगे? 0। चलो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कार्बन का परमाणु है, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास नंबर 14। इसमें मैंने क्या निकाल दिया? बीटा निगेटिव। क्या निकाल दिया? बीटा निगेटिव। तो जो डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगा उसमें परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं? तो ये 6 था, तो अब क्या हो जाएगा? 7 का मतलब नाइट्रोजन, अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। 7वें नंबर पे कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। मतलब जो एलिमेंट बना है 7वां वाला वो नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 7वां वाला एलिमेंट जो बना है वो नाइट्रोजन हो जाएगा। और उसके साथ में क्या निकलेगा? एंटाई न्यूट्रिनो। एक्चुअली बीटा निगेटिव डीके कन्वर्जन ऑफ ए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। जो बीटा निगेटिव डीके है वो कन्वर्जन है। किसका कन्वर्जन है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। बीटा डीके एक्चुअली में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है? कन्वर्जन है। क्या है? कन्वर्जन, ठीक है ना, बदलाव है। किसका? बीटा निगेटिव डीके में। बीटा निगेटिव डीके का एक्चुअली मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है? ये कन्वर्जन है। तो देखेंगे यहाँ न्यूट्रॉन का कन्वर्जन किस तरह से हो रहा है? 0 और 1। तो यहाँ प्रोटॉन बन गया, न्यूट्रॉन से क्या बन गया? ये प्रोटॉन, क्योंकि इसमें 1 क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। भाई 0 है ना अगर बीटा निगेटिव डीके हुआ तो 0 से 1 बढ़ जाएगा, 1 हो गया। समझ गए? क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम? बीटा निगेटिव पार्टिकल निकाल रहे हैं। और उसके साथ में क्या निकल जाएगा? उसके साथ क्या निकल जाएगा? एंटाई न्यूट्रिनो। तो इसका मतलब जो बीटा निगेटिव डीके है वो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाने की प्रक्रिया है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाने की प्रक्रिया ही क्या है? बीटा निगेटिव डीके है एक्चुअली में। बात समझ में आ रहा है? देखो न्यूट्रॉन अगर है तो उसमें 1 बढ़ गया तो क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये कन्वर्जन है। न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में क्या है? ये कन्वर्जन है, बदलाव है, ठीक है। एंटाई न्यूट्रिनो के बारे में हम यहाँ क्या कहेंगे? एंटाई न्यूट्रिनो वाज सजेस्टेड बाई पाउली एंटी न्यूट्रॉन्स इज इमिटेड फॉर एनर्जी।
एंटाई न्यूट्रिनो का मतलब है जो एनर्जी रिलीज होती है। जब बीटा डीके होता है तो पाउली एंटी न्यूट्रिनो, पाउली के अनुसार एंटाई न्यूट्रिनो इज इमिटेड फॉर एनर्जी। उस समय एंटाई न्यूट्रिनो का मतलब ये है, ये ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज करती है अपने में से। क्या रिलीज करती है? ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज करती है। और ये एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी जो ये कन्वर्ज होती है उस वो बदल जाती है स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन में, ठीक है ना। एंटाई न्यूट्रिनो वाज सजेस्टेड बाय पाउली एंटी न्यूट्रिनो इज इमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये एंटाई न्यूट्रिनो दो चीजों को दिखाता है, कौन कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन एंड स्पिन मोमेंटम को बताता है। तो आप आई होप ये समझ गए। सीधा बात है, बीटा निगेटिव डीके में दो डीके होंगे, बीटा निगेटिव, बीटा पॉजिटिव। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बीटा निगेटिव। बीटा निगेटिव डीके में परमाणु क्रमांक में एक ही क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। समझ गए? रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, मैंने कहा इसमें डॉटर न्यूक्लियाई में एक बढ़ जाएगा, इसके साथ में एक और निकलता है जिसका नाम होता है एंटाई न्यूट्रिनो, मास 0 मान लेते हैं। अब एग्जाम्पल में हमने देखा कि एंटाई न्यूट्रिनो 6 से क्या हो गया? 7 हो गया। तो एलिमेंट क्या हो गया? 6 से 7 हो गया और उसके साथ एंटाई न्यूट्रिनो निकला। बीटा निगेटिव डीके एक्चुअली में है क्या? तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में क्या है? कन्वर्जन है, ठीक है। एंटाई न्यूट्रिनो का मस्त वाला एग्जांपल क्या है? वो एनर्जी रिलीज करता है, और ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है और स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन को बताता है। कौन? एंटाई न्यूट्रिनो। लिख लीजिए इस बात को। देखो, एक्सपेरिमेंटली बीटा पार्टिकल कैन नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जब बीटा डीके होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है? देखो चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं लूँ, यहाँ पे लूँ, कोई भी करो लूँ, तो देखो यहाँ पे सब बराबर नहीं है, कुछ अलग अलग है कि नहीं? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब बीटा डीके होता है तो उसके साथ एंटाई न्यूट्रिनो भी निकलता है। बीटा डीके होते समय उसके साथ में क्या निकलता है? एंटाई न्यूट्रिनो। तो जब बीटा डीके का पार्टिकल की एनर्जी चेंज हो रही है, बीटा डीके निकलते समय पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, तो उसके साथ में इसकी जो एंटाई न्यूट्रिनो का जो पावर है, एनर्जी है, वो भी चेंज होना चाहिए। इसलिए एंटाई न्यूट्रिनो की एनर्जी भी क्या हो जाती है? वेरिएबल। क्योंकि पार्टिकल की भी एनर्जी वेरिएबल है तो एंटाई न्यूट्रिनो की भी एनर्जी क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी, चेंज वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस ग्राफ में देखेंगे नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, ये लाइन नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो को, और ये काइनेटिक एनर्जी की। तो ये नीचे देखो कम हो गया क्या? तो यहाँ से देखो, यहाँ पहले ज्यादा था, फिर धीरे 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 क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होती जा रही है बीटा पार्टिकल में, तो जो बीटा डीके होते समय जो एंटाई न्यूट्रिनो जो निकला है उसकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी? वेरिएबल, मतलब ज्यादा से कम हो जाएगी, ज्यादा से कम ज्यादा होगी। देखो यहाँ से पहले क्या हुई? कम हो गई, फिर देखो ये ज्यादा हो रही है। समझ रहे हो? क्या अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ज्यादा और कम हो रहा है, मतलब वेरिएबल हो गया, क्योंकि बीटा डीके का एनर्जी भी क्या हो रहा है? वेरिएबल। ये वेरिएबल हुआ तो ये भी वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। एंटाई न्यूट्रिनो में मैंने बताया था एंटाई न्यूट्रिनो कंजर्वेशन एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम में एक टर्म ऐसा लिखा गया था कि एंटाई न्यूट्रिनो कंजर्वेशन एनर्जी और स्पिन मोमेंटम को भी बताता है, ठीक है ना। तो स्पिन मोमेंटम जो क्वांटम होता है 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, लेकिन एंटाई न्यूट्रिनो का 1/2, इसका स्पिन है। क्या है? स्पिन है। मास एंटाई न्यूट्रिनो में क्या निकलता है? 0। चार्ज लेस होता है, चार्ज भी क्या हो जाएगा? चार्ज भी इसका 0 होता है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी इसकी? स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट c होता है, ठीक है ना। और स्पिन क्या है इसकी? अगर हम इसका स्पिन मोमेंटम देखें कितना है एंटाई न्यूट्रिनो का? -1/2। तो स्पिन क्वांटम संख्या जो होती है एंटाई न्यूट्रिनो की क्या होती है? -1/2। इतना नोट डाउन करेंगे आप। देखो बीटा पॉजिटिव डीके में +1 इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक मास नंबर 0, एटॉमिक मास नंबर नो चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम होने वाला है, इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। बीटा पॉजिटिव डीके में क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। वहां पे क्या निकलता था? एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ क्या निकल रहा है? न्यूट्रिनो, ठीक है। मास इसका 0 रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एक। वहां पे चार्ज नहीं निकल रहा था, बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो ये हमारा रहा पेरेंट्स एलिमेंट। तो जेड और ये है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। तो इसमें मैंने क्या निकाल दिया? बीटा पॉजिटिव डीके निकाल दिया।
अगर मैं जैसे ही बीटा पॉजिटिव डीके निकालूंगा तो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से कितना कम हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। ठीक है ना? देखो वहाँ -1 था तो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया था, यहाँ +1 है तो इलेक्ट्रॉन इसमें घट जाएगा। दिमाग से ध्यान से और एकदम एक्यूरेट दिमाग लगाना। यहाँ पे अगर थोड़ा भी डैमेज करोगे तो तुम्हारा माथा काम करना बंद कर देगा। देखना वहाँ पे क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो वो जाके डायरेक्टली जुड़ जाता, फिर वो एटम में जुड़ जाता तो एटम पहले से एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज कर जाता, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। समझ गए क्या? अब यहाँ पे देखो पॉजिट्रॉन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या करता है कि 1 कम कर देता है। एटॉमिक मास नंबर में क्या कर देता है? एटॉमिक नंबर में क्या कर देता है? 1 की कमी कर देता है। एटॉमिक नंबर में 1 की कमी कर देता है। तो यहाँ +1 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर में 1 कम करेगा। अगर यहाँ -1 होता इसका मतलब एटॉमिक नंबर में 1 ऐड कर देगा। बोलो समझ में आया? तो यहाँ इसने 1 निकाल दिया और ये हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बचा। उसके साथ में न्यूट्रॉनो भी निकलेगा और उसके साथ में एक एनर्जी ट्रिमेंडस वाली निकलेगी। ठीक है? एंटाई न्यूट्रॉनो के साथ में एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है? एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 7 नाइट्रोजन 12 है तो यहाँ से एक क्या निकल गया? यहाँ से पॉजिट्रॉन निकल गया। पॉजिट्रॉन बोले तो बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके में यहाँ प्लस लिखेंगे। जब यहाँ प्लस लिखेंगे तो कंफर्म इस 7 में से 1 कम हो जाएगा और ये जो बना है ये हमारा एक डॉटर न्यूक्लियाई बना है, बचा है। उसके साथ न्यूट्रॉनो और उसके साथ क्या एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? इतना बार नोट डाउन कर लेंगे आराम से। तो बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डीके आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया ये। अब हम देखेंगे गामा डीके। ठीक है?